इनका पता नहीं कहां से इनके दिमाग में घुस गया। अब अजीब चीजें घुस जाती है, बट इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। दोस्तों आज फिर एक बार सियासत की जमीन हिलती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से पिछले कुछ महीनों में राजनीति हवा बदली है ना दोस्तों, उसे देखकर साफ लग रहा है कि सत्ता पक्ष के लिए रह अब पहले जैसी आसान नहीं रह गई है। जनता के सवाल अब सीधे पूछे जाने लगे हैं और जवाब देने से बचना अब नामुमकिन जैसा लगने लगा है। हर गली पर, हर चौराहे पर अब सिर्फ एक ही बात सुनाई दे रही है, सरकार ने जो वादा किया था उसका क्या हुआ भाई। तो आइए दोस्तों अब हम लोग वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हम दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करके हमारी आवाज को और ज्यादा मजबूत करिए। आइए देखते हैं कि यह पूरा मामला आखिरकार है क्या। दोस्तों यह चुप्पी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा करती है। जब सरकार के पास तर्क खत्म हो जाते हैं तो ये सन्नाटा आता है या फिर सदन को जल्दी स्थगित कर दिया जाता है, और इस बार वही हुआ है। जनता यह देख भी रही है और समझ भी रही है कि जवाब से बचना जवाब देने से बेहतर विकल्प नहीं होता है। और दोस्तों आर्थिक मोर्चे पर भी हालात कुछ खास बेहतर नहीं दिखाई दे रही है। महंगाई की मार आम आदमी झेल रहा है, रोजगार के वादे अब तक अधूरे पड़े हुए हैं और युवाओं का तो सब्र जो है वह अब जवाब देता हुआ नजर आ रहा है। जिन युवाओं को सपना दिखाया गया था वो अब सड़क पर सवाल पूछ रहे हैं, और यह सवाल पूछना दोस्तों किसी एक राज्य या शहर तक सीमित अब नहीं रह गया है। यह अब देश भर में फैल चुका है और दिखाई भी दे रहा है। कॉलेज से लेकर कैंपस तक हर जगह बेरोजगार की भीड़ में युवा जो हैं वह खड़े हैं। हर जगह एक ही मांग सुनाई दे रही है, नौकरी दो, हिसाब दो, नौकरी दो, हिसाब दो। शिक्षा विभाग और सरकार से हमारी ये मांग है कि PM3 स्कूल है और यहाँ पे एक भी टीचर है, सेकंड ग्रेड के एक भी टीचर नहीं है, और फर्स्ट ग्रेड है उनके अंदर 2 टीचर है, एक है हिस्ट्री के और एक है हिंदी के। और हिस्ट्री के जो टीचर है वो प्रिंसिपल का पद संभाले, तो उनको भी टाइम मिलता है तो भी पढ़ाते, लेकिन ऑब्वियसली भी काम बहुत है तो वो करने पड़ते। तो इनसे हमारी मांग है सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और थर्ड ग्रेड L1 L2 सभी के टीचर लगाए, वरना तब तक न तो स्कूल का लॉक खुलेगा, 10 बजे तक कोई नहीं आया तो हम रोड ब्लॉक करेंगे। विपक्ष के नेताओं ने इस मौके को खूब भुनाया है। हर मंच से, हर सभा में सरकार की नाकामियों को गिनाया जा रहा है। संगठित रणनीति, लगातार मीटिंग, हर मुद्दे पर तुरंत जवाबदेही तय किया जा रहा है। और दोस्तों ये वही तरीका है जो विपक्ष ने इस बार अपनाया है, और यही सत्ता पक्ष के लिए सिरदर्द भी बना हुआ है। पहले जहां विपक्ष खराब नजर आता था, अलग अलग बिखरा हुआ नजर आता था, अब एक सुर एक रणनीति के साथ मैदान में उतरता दिखाई दे रहा है। यह बदलाव दोस्तों अचानक नहीं हुआ है, बल्कि महीनों की मेहनत और तालमेल का एक नतीजा कहे तो है। मुझे मालूम है आजकल भैया, मैं आपको बता रहा हूं, मोदी जी के ऑफिस के अंदर से मुझे इंफॉर्मेशन मिलती है। हाँ दोस्तों, भ्रष्टाचार के आरोप भी अब सरकार का पीछा नहीं छोड़ रही है। बड़ी परियोजनाओं में गड़बड़ियों की खबर लगातार सामने आ रही है। सड़कों से लेकर सरकारी योजनाओं तक हर जगह सवाल उठ रहे हैं। जनता अब हिसाब मांग रही है कि आखिर उसका पैसा कहां खर्च हो रहा है और उसका फायदा किसे मिल रहा है। जो परियोजनाएं जनता की भलाई के नाम पर शुरू की गई थी उनकी हकीकत अब धीरे धीरे सामने आने लगी है। एक बड़े नेता ने हाल ही में एक सार्वजनिक सभा में अपनी बात रखते हुए इस तरफ इशारा भी किया है। मुझे मालूम है आजकल भैया, मैं आपको बता रहा हूं, मोदी जी के ऑफिस के अंदर से मुझे इंफॉर्मेशन मिलती है। और हाँ दोस्तों, मैं आपको यह भी बता दूं कि अब मीडिया की भूमिका पर भी सवाल उठने लगे हैं। जब पत्रकारिता का काम सच दिखाना है तो कुछ चेहरे सत्ता के गुणगान में लगे नजर आ रहे हैं, लेकिन जनता अब समझदार हो चुकी है। वह जानती है कि असली खबर क्या है और प्रायोजिक तारीफ क्या है। यही वजह है कि परंपरागत मीडिया से हटकर लोग अब सोशल मीडिया और स्वतंत्र आवाज की तरफ रुख कर रहे हैं। हर मोबाइल अब एक न्यूज़ रूम बन चुका है और हर नागरिक एक रिपोर्टर। आने वाले चुनाव को देखते हुए सत्ता पक्ष की कहें तो बेचैनी जो है वह साफ झलकती हुई नजर आ रही है। जन कल्याण योजना की घोषणा अचानक तेज हो गई है। महिलाओं और युवाओं को लुभाने की नई घोषणा की जा रही है, लेकिन दोस्तों सवाल यह है कि जो वादे 10 साल में पूरे नहीं हो पाए
अब वो आने वाले चुनाव में पूरे हो जाएंगे। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर यह भी बता दूं कि जो जनता की याददाश्त है ना, वो अब इतनी कमजोर नहीं है जितनी समझी जा रही है। विपक्ष की तरफ से भी लगातार बड़े बड़े ऐलान हुए जा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश की माताओं बहनों को अगर किसी के वादे पर यकीन है तो माननीय अखिलेश जी के वादे पर यकीन है, चूंकि उन्हें पता है कि उनके घर के बच्चों के हाथों में अगर कोई लैपटॉप देगा तो अखिलेश यादव जी देंगे, कन्या विद्याधन बेटियों को देंगे तो समाजवादी पार्टी देंगे, और समाजवादी पार्टी अगर बीजेपी 20,000 देती है तो समाजवादी पार्टी 40,000 से लेकर 50,000 रुपये तक देगी सरकार बनने पर, और सभी बहनों को दिया जाएगा। क्योंकि हमारा ये मानना है कि जिस समाज की माताएं बहनें विकास करेंगी वो पूरा समाज विकास करेगा। लेकिन बीजेपी को ये जान ले, उत्तर प्रदेश की माताएं बहनें जानती हैं कि 2 करोड़ रोजगार जो नहीं दे पाए, जो 10 साल बाद जो जुमलेबाज ये कह रहे थे कि मात्र मैंने 7 लाख दिया है, जबकि 10 साल में अगर आंकड़े लगाइए, ये तो कक्षा 2 का भी गणित का विद्यार्थी बता देगा, 10 साल में 20 करोड़ रोजगार देना चाहिए ना, तो 8 लाख दिए, 7,29,000 दिए। देश की सदन में बीजेपी की ने बताया। तो उस सरकार के सबको पता है कि इस समय कोई झूठों का अगर सबसे बड़ी फैक्ट्री है इस देश में तो भारतीय जनता पार्टी और उसका सांस्कृतिक संगठन आरएसएस है। इससे उत्तर प्रदेश की माताएं बहनें जानती हैं, बेटियां हमारी जानती हैं कि उनके भविष्य का, अगर उनके सुनहरे भविष्य का, उनके हाथों में लैपटॉप का, कन्या विद्याधन का, बेहतर विश्वविद्यालय का, बेहतर परिवेश का अगर किसी के पास विचारधारा है तो पीडीए और समाजवादी पार्टी के साथ। और दोस्तों मैं आपको यहाँ पर यह भी बता दूं कि शिक्षा, रोजगार, महिला सशक्तिकरण से जुड़े योजनाओं की घोषणा जनता के सामने रखी जा रही है। यही मुकाबला अब सिर्फ नारों का नहीं रह गया है, बल्कि योजनाओं और वादों की गिनती का भी बनता जा रहा है। जनता दोनों पक्ष को तौल रही है और यह तौल आने वाले नतीजों में साफ दिखाई देगी। कौन ज़्यादा भरोसेमंद है, कौन सिर्फ बातें कर रहा है और कौन जमीन पर काम कर रहा है, यह फैसला अब मतदाता के हाथ में है। और दोस्तों मैं आपको यह भी बता दूं कि इस पूरे घटनाक्रम में एक बात साफ नज़र आ रही है, जनता अब सिर्फ भाषणों और नारों से स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही है, वह हिसाब मांग रही है, सवाल भी पूछ रही है और जवाब की उम्मीद भी कर रही है। सत्ता पक्ष के लिए यह स्थिति असहज जरूर है, लेकिन यही है लोकतंत्र की असली ताकत। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर यह भी बता दूं कि संगठनात्मक स्तर पर भी हलचल कम नहीं है। सत्ता पक्ष के भीतर असंतोष की खबर बीच बीच में सामने आती रही है, कभी नेतृत्व को लेकर, कभी रणनीति को लेकर। यह असंतोष भले ही खुलकर सामने नहीं आ रहा है, लेकिन भीतर ही भीतर उसका असर साफ महसूस भी किया जा रहा है। जब जमीनी कार्यकर्ता ही सवाल उठाने लगेंगे तो समझ लीजिए कि हवा का रुख जो है वह बदल चुका है। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ विपक्ष एकजुटता का प्रदर्शन कर रहा है। अलग अलग विचारधाराओं के बावजूद एक साझा लक्ष्य के लिए साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। यही रणनीति अब रंग लाती हुई भी दिखाई दे रही है। जनसभाओं में भीड़ भी अब बढ़ने लगी है, सोशल मीडिया पर चर्चा भी अब तेज हो रहा है और स्थानीय स्तर पर भी संगठित मजबूत होता नजर आ रहा है। और यही दोस्तों मैं आपको यह भी बता दूं कि राज्य के भीतर भी तस्वीर बहुत साफ बोलती है। जिन इलाकों में कभी सत्ता पक्ष का दबदबा माना जाता था, वहां भी अब मुकाबला बराबरी का देखने को लग रहा है। उपचुनाव के नतीजे इस बात की तरफ इशारा भी कर रहा है कि जमीनी स्तर पर जनता का मूड जो है वह अब बदलता हुआ नजर आ रहा है। अस्थायी कार्यकर्ता भी अब खुलकर कहने लगे हैं कि माहौल जो है वह अब पहला जैसा नहीं रह गया है। दोस्तों मैं आपको यह भी बता दूं कि सोशल मीडिया पर भी इस बदलाव की झलक जो है वह साफ दिखाई दे रही है। जो हैशटैग कभी सरकार के पक्ष में ट्रेंड किया करता था, अब वही प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया और आलोचकों से भरता हुआ नजर भी आ रहा है। युवा वर्ग जो कभी सोशल मीडिया पर सिर्फ मनोरंजन के लिए आया करते थे, अब वही राजनीति बहसों का सबसे तेज हिस्सा भी बन चुके हैं। और दोस्तों मैं आपको यह भी बता दूं कि मेम से लेकर लंबे वीडियो तक हर फॉर्मेट में सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। आर्थिक विशेषज्ञों की राय भी अब दोस्तों बदलती हुई हमें नजर आ रही है। अब सरकार के पक्ष में कम ही सुनाई देती है। महंगाई के आंकड़े, बेरोजगारी के दर और छोटे व्यापारियों की मुश्किल, यह सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर दोस्तों बन गई है जिसने नज़रअंदाज करना अब कहें तो बड़ा नामुमकिन भी लगता है। जो वर्ग कभी सरकार का मजबूत आधार माना जाता था, वही अब सबसे ज़्यादा सवाल भी पूछता नज़र आ रहा है। गांव और कस्बे की तस्वीर जो है वह कुछ अब अलग ही नज़र आ रही है। किसानों की फसल की उचित दाम ना मिलना, खाद बीज की बढ़ती कीमत और सिंचाई जैसी बुनियादी सुविधा की कमी, यह सारे मुद्दे अब सिर्फ स्थानीय स्तर तक दोस्तों सीमित नहीं रह गए, बल्कि राष्ट्रीय बहस का एक बड़ा मुद्दा बन चुका है।